कभी सोचा है कि हम सब अपने माता पिता की तरह दिखते तो हैं, पर उनकी हूबहू कॉपी नहीं होते। हमारी शक्ल, आदतें, सब कुछ उनसे मिलता जुलता है, फिर भी हम एकदम अलग हैं। बस यही तो आनुवंशिकता का जादू है। एक ऐसी प्रक्रिया जो हमें बनाती है, जिसमें कुछ पुरानी जानी पहचानी बातें होती हैं और कुछ बिल्कुल नए ट्विस्ट। यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी सारी बातचीत घूमेगी। ये एक ऐसा रहस्य है जिसे हम सभी अपने परिवारों में रोज देखते हैं। आखिर ऐसा कैसे होता है कि कुछ गुण तो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते चले जाते हैं, जबकि कुछ गुण मिलके बिल्कुल नए कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। तो देखिए, इस पूरी प्रक्रिया को चलाने वाले नियमों का जो सेट है, उसे ही आनुवांशिकता या हेरिडिटी कहते हैं। इसे आप एक तरह की रूल बुक समझ सकते हैं, जो तय करती है कि कौन से गुण अगली पीढ़ी में जाएंगे और कैसे। तो चलिए, इस रूल बुक के पन्ने पलटना शुरू करते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल शांत जगह से, एक मठ के बगीचे से, जहां ग्रेगर मेंडल नाम के एक साधु, एक जासूस की तरह, प्रकृति के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को सुलझाने में लगे थे। और जानते हैं उनके हथियार क्या थे? मटर के पौधे। तो मेंडल ने किया क्या? उन्होंने एक शुद्ध लंबे पौधे को एक शुद्ध छोटे पौधे के साथ क्रॉस कराया। इनसे जो पहली पीढ़ी के पौधे उगे, जिसे F1 जनरेशन कहते हैं, वो सबके सब लंबे थे। हैरानी की बात थी कि एक भी पौधा छोटा या बीच के कद का नहीं था। लेकिन असली जादू तो तब हुआ जब मेंडल ने इन पहली पीढ़ी के लंबे पौधों को आपस में क्रॉस कराया। जो दूसरी पीढ़ी यानी F2 जनरेशन सामने आई, उसमें छोटे पौधे रहस्यमयी ढंग से वापस आ गए। ये एक बहुत बड़ा क्लू था। इस एक नतीजे ने सालों से चली आ रही सोच को तोड़ दिया। सब मानते थे कि गुण आपस में मिक्स हो जाते हैं, जैसे नीले और पीले रंग को मिलाकर हरा बन जाता है। पर ऐसा नहीं हुआ। एक गुण यानी लंबापन दूसरे गुण यानी छोटेपन पर पूरी तरह से हावी हो गया था। उसने उसे बस छिपा दिया था। यहीं से ये बात सामने आई कि कुछ गुण दूसरों से ज्यादा ताकतवर होते हैं। इस पहेली को सुलझाने के लिए मेंडल ने दो कमाल के शब्द दिए, प्रभावी यानी डोमिनेंट और अप्रभावी यानी रिसेसिव। लंबापन एक प्रभावी गुण था। इसकी सिर्फ एक कॉपी ही पौधे को लंबा बनाने के लिए काफी थी। वहीं छोटापन एक अप्रभावी गुण था। यह बेचारा तभी खुद को दिखा पाता था जब इसकी दो कॉपी मौजूद हो। कितना सरल लेकिन कितना क्रांतिकारी आइडिया था ये। तो फिर वो छिपा हुआ सच क्या था? देखिए, बाहर से देखने पर दूसरी पीढ़ी में हर 3 लंबे पौधों के लिए एक छोटा पौधा था, मतलब 3:1 का अनुपात। लेकिन जेनेटिक लेवल पर कहानी कुछ और ही चल रही थी। असल में अनुपात था 1:2:1 का। एक पौधा था शुद्ध लंबा यानी टीटी, 2 पौधे थे हाइब्रिड लंबे यानी टीटी, और एक था शुद्ध छोटा यानी टीटी। क्योंकि लंबापन प्रभावी है, टीटी और टीटी दोनों ही लंबे दिख रहे थे, और इसी वजह से हमें वो 3:1 का जादुई अनुपात दिखाई दिया। पर मेंडल यहीं नहीं रुके। उन्होंने सोचा, अच्छा, अगर मैं एक साथ दो गुणों पर नजर रखूं तो क्या होगा? मान लीजिए पौधे की लंबाई और उसके बीच का आकार, कि वो गोल हैं या झुर्रीदार। क्या ये गुण हमेशा एक पैकेज डील की तरह साथ साथ अगली पीढ़ी में जाते हैं? और नतीजा एक बार फिर चौंकाने वाला था। उन्हें सिर्फ माता पिता वाले कॉम्बिनेशन ही नहीं मिले, बल्कि बिल्कुल नए कॉम्बिनेशन भी दिखे। जैसे लंबे पौधे पर झुर्रीदार बीज और छोटे पौधे पर गोल बीज। ये मशहूर 9:3:3:1 का अनुपात इस बात का पक्का सबूत था कि ये गुण एक दूसरे से बंधे नहीं हैं। प्रकृति हर पीढ़ी में इन्हें ताश के पत्तों की तरह फेंटकर नई नई संभावनाएं पैदा करती है। मेंडल ने इन गुणों को आगे ले जाने वाली चीजों को फैक्टर्स कहा। उन्हें पता नहीं था कि ये असल में है क्या। विज्ञान को इसका जवाब खोजने में कई दशक लग गए, और वो जवाब था जीन। जीन हमारे डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा है, एक रेसिपी की तरह, जो एक खास प्रोटीन बनाने का निर्देश देता है। तो एक जीन किसी गुण में बदलता कैसे है? चलिए समझते हैं। मान लीजिए एक जीन एक खास एंजाइम बनाने का निर्देश देता है। अगर वो एंजाइम बहुत अच्छे से काम करता है तो पौधे में खूब सारा ग्रोथ हार्मोन बनेगा और पौधा लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर जीन के निर्देश में जरा सा बदलाव हो और एंजाइम ठीक से काम ना करे तो कम हार्मोन बनेगा और पौधा छोटा रह जाएगा। बस इसी तरह जीन हमारे गुणों को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, तो ये जीन रहते कहाँ हैं? ये हमारी हर कोशिका के अंदर मौजूद क्रोमोसोम पर रहते हैं,
और हमें हर जीन की 2 कॉपी मिलती हैं, एक माँ से और एक पिता से। ये क्रोमोसोम जोड़ों में सजे होते हैं। इंसानों की बात करें तो हमारे अंदर क्रोमोसोम के 23 जोड़े होते हैं। इनमें से जो 22 जोड़े हैं वो लगभग एक जैसे होते हैं और हमारी आंखों के रंग से लेकर बालों के प्रकार तक हमारे ज्यादातर गुण यही तय करते हैं। लेकिन वो जो 23वीं जोड़ी है वो बहुत खास है। वो इस नियम को नहीं मानती। इन्हें सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं और इन्हीं पर यह तय होता है कि कोई बायोलॉजिकली पुरुष होगा या महिला। महिलाओं में ये 23वीं जोड़ी एकदम परफेक्ट होती है, जिसने 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, इसलिए उनका जेनेटिक मेकअप होता है XX। वहीं पुरुषों में ये जोड़ी बेमेल होती है, एक एक्स क्रोमोसोम और एक उससे काफी छोटा Y क्रोमोसोम, इसलिए उनका मेकअप होता है XY। तो फिर बच्चे का लिंग कैसे तय होता है? ये पूरी तरह से किस्मत का खेल है। माँ की तरफ से तो हमेशा एक एक्स क्रोमोसोम ही आता है, लेकिन पिता के स्पर्म में या तो एक्स हो सकता है या वाई। अगर एक्स वाला स्पर्म अंडे से मिलता है तो नतीजा होता है XX यानी लड़की, और अगर वाई वाला स्पर्म मिलता है तो नतीजा होता है XY यानी लड़का। तो इसका मतलब है कि बच्चे का लिंग पिता से मिलने वाले क्रोमोसोम से तय होता है। तो चलिए अब तक की सारी बातों को फटाफट समेट लेते हैं। पहली बात, गुण जीन के जरिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। दूसरी, कुछ जीन प्रभावी होते हैं और कुछ अप्रभावी। तीसरी, अलग अलग गुण अक्सर आजादी से बढ़ते हैं जिससे नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं। चौथी, हमें अपने जीन माता पिता दोनों से बराबर मिलते हैं। और पांचवी, इंसानों में बच्चे का लिंग पिता के योगदान से तय होता है। मेंडल के ये नियम आनुवांशिकता की ABCD हैं, पर ये पूरी किताब नहीं है। अगर ये नियम इतने सीधे और सरल हैं, तो फिर हम इंसानों में इतनी ज्यादा विविधताएं, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी क्यों देखते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें जेनेटिक्स की और भी गहरी और आकर्षक दुनिया की ओर ले जाता है, जिसके बारे में जानने को अभी बहुत कुछ बाकी है।